कल की क्लास में बेटा हमने जो हमारा पेपर है शिक्षण एवं अधिगम, उसमें हमने शिक्षण के स्तर हम पढ़ रहे थे, ठीक है ना। शिक्षण के हमारे स्तर चल रहे थे जिसमें हमने बेसिकली तीनों स्तरों के नाम जान लिए थे, स्मृति, बोध स्तर और चिंतन स्तर, ठीक है। उसके बाद उनका हम डिटेल कर रहे थे, जिसके बाद हमने 2 शिक्षणों का रिटन में डिटेल लिख लिया, जान लिया था। आज हम तीसरा हमारा जो शिक्षण स्तर है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो पेपर है हम उसका नाम शिक्षण एवं अधिगम, ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा हम हमारे पूर्व ज्ञान की तरफ हो जाते हैं। तीनों उनके नाम लिखते हैं हम। पहले स्तर कौन सा था हमारा? स्मृति पहला स्तर था। इसको अन्य हम किस नाम से जानते हैं? हर्बर्ट का शिक्षण उपागम, ठीक है। इसके बारे में जान लिया, अध्ययन कर रहे थे हम। दूसरा है हमारा बोध स्तर, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ये किनका था? किन्होंने दिया था? मॉरिसन ने। मॉरिसन का शिक्षण उपागम यानी कि शिक्षण स्मृति, हर्बर्ट ने क्या दिया? स्मृति शक्ति। इनके अनुसार बच्चा क्या करता है? स्मृति यानी कि याद करता है। हर्बर्ट के अनुसार बच्चा अधिक से अधिक क्या करता है? याद करता है। मॉरिसन के अनुसार बच्चा अधिक से अधिक क्या करता है? बोध करता है, अंडरस्टैंड करता है, बात को याद भी करता है, साथ में अधिक मात्रा में क्या करेगा? वो अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब तात्पर्य मैंने कल आपको बताया था, उपागम यानी कि तरीका। क्या शिक्षण के कौन कौन से तत्व हैं या क्या तरीके हैं, क्या साधन है जिनसे हम शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इससे इनको हम शिक्षण के साधन भी कह सकते हैं, शिक्षण के उपाय भी कह सकते हैं, ठीक है ना, तरीके भी कह सकते हैं। तो हर्बर्ट का शिक्षण उपागम, ये उपागम किसने दिया था? स्मृति स्तर का उपागम किसने दिया था? हर्बर्ट ने दिया था कि बच्चे अधिक से अधिक क्या करते हैं? किसी भी विषय वस्तु को याद करते हैं। सॉरी। उसके बाद आता है हमारा दूसरा बोध स्तर। बोध स्तर किसने दिया था? मॉरिसन ने दिया, और इन्हीं के नाम पर क्या पड़ गया इसका नाम? मॉरिसन का शिक्षण उपागम। मॉरिसन का शिक्षण उपागम, ठीक है बेटा। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। सिर्फ मुझे आपको पूर्व ज्ञान से सॉरी कहने का तात्पर्य है कि मेरे को आपको पूर्व ज्ञान की तरफ ले जाना है। एक बार पूर्व ज्ञान से आपको नवीन ज्ञान की तरफ आगे बढ़ाना है कि हमने पूर्व में क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हम आपका तो उससे होंगे कि हमने पूर्व में क्या पढ़ा है, उसी से लिंक करते हुए हम अगले ज्ञान की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो तीसरा जो आज हम अध्ययन करेंगे वो स्तर है हमारा चिंतन स्तर, ठीक है। ये किसने दिया था? हंट ने दिया था। किसने दिया था? हंट ने। हंट का शिक्षण उपागम, ठीक है बेटा। तो इस तरह हमारी ये 3 हैं, इनके बारे में हम जानिए। ये कहाँ कार्य करता है? अधिक प्राथमिक स्तर पर, ये माध्यमिक स्तर पर, ये उच्च स्तर पर, ठीक है। इस स्तर पर बच्चे अधिक मात्रा में क्या करते हैं? याद करते हैं। यहाँ कहीं कहीं विषय वस्तु को क्या करते हैं? वो अंडरस्टैंड करते हैं। याद तो करते ही करते हैं, साथ में क्या करते हैं? अंडरस्टैंड भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है बेटा, कहीं न कहीं कोई भी हम जैसे एक परिवार में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कहीं न कहीं ये जो तीनों स्तर हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि हमें हमारे पहले वाले शिक्षण से अगले शिक्षण को प्रभावी बनाना है, अगले स्तर को प्रभावी बनाना है, तो हमारा जो मान लीजिए ये वाला जो स्तर है ये इस पर डिपेंड करता है। जब बच्चे की याद करने की क्षमता अच्छी होगी, अच्छा बच्चा होगा, किसी विषय वस्तु को आसानी से याद कर लेता है, तो कहीं न कहीं आगे जाके वो जैसे ही वो परिपक्व होगा, चीज़ को समझने की समझ विकसित होगी, तो वो उन विषय वस्तुओं को अच्छी जिस प्रकार से वो याद करता था उसी प्रकार से वो उन विषय वस्तुओं को समझेगा भी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक स्तर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जब हमारा पहले वाला स्तर अच्छा है, पहले वाले स्तर पर बच्चा अच्छा कार्य करता है, तो हम कहीं न कहीं उम्मीद लगा सकते हैं उसका जो नेक्स्ट वाला स्तर है वो भी अच्छा होगा। जब बच्चा याद कर रहा है तो उसको अच्छे प्रकार से समझेगा भी, और समझेगा तो उसको अच्छे प्रकार से क्या करेगा? चिंतन भी करेगा। आप नेचुरली देखो, जो बच्चा शुरू से होशियार होता है, भाई ये नेचुरल है कि बच्चा प्राथमिक स्तर पर क्या करता है बेटा? याद करता है, किसी भी चीज को रटता है।
उसमें उस टाइम में उसके क्या होता है, विचारहीन प्रक्रिया होती है, वो कोई विचार नहीं कर सकता किसी चीज़ के बारे में। उसको जो अध्यापक ने बता दिया वो उसके लिए सबसे अच्छा होता है कि मेरे अध्यापक ने जो बताया वो सही, बिल्कुल सही बात है। आप अपने परिवार में देखते होंगे, आप कोई भी आप लेसन पढ़ा रहे हो अपने बच्चे को, या अपना आपका कोई छोटा भाई है उसको पढ़ा रहे हो, छोटी बहन है उसको पढ़ा रहे हो, तो वो आप मान लें टीचर ने कोई चीज़ उनको समझाई है और आपने उसको दूसरे तरीके से बता दिया तो बिल्कुल नहीं मानेगा। वो यही कहेगा कि मेरे जो अध्यापक ने बताया वो सही है, मैं नहीं मान रहा इसको। तो बच्चे पर टीचर का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। कब? प्राथमिक स्तर पर। वो बिल्कुल जो टीचर ने कहा है, उसके अध्यापक ने कहा है, वो उसके लिए बिल्कुल सही होता है। तो वो उसी की बात को सर्वोपरि रखता है कि उन्होंने जो मुझे बताया वो बिल्कुल सही है। कभी कोई टीचर गलत नहीं पढ़ाता है, फिर भी मान लीजिए कोई टीचर से गलती हो जाए, चाहे गलती भी हो जाए, लेकिन वो अपने टीचर को ही सर्वोपरि रखता है कि जो मेरे अध्यापक ने बताया है वो बिल्कुल सही बताया है। तो मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर क्या होता है, बच्चा याद करता है। जब बच्चे का याद करने की क्षमता अधिक होगी तो उसकी समझने की क्षमता भी अधिक होगी, उसके फिर चिंतन स्तर की क्षमता भी अधिक हो, चिंतन करने की क्षमता भी उसकी अधिक होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारा पहले वाला स्तर अच्छा होगा शुरुआत से ही, तो हमारा जो दूसरा वाला जिस दूसरे पड़ाव में जब आते हैं वो भी हमारा स्तर अच्छा कार्य करेगा। जो बच्चा आप देखते हो जो बच्चा शुरू से ही वीक है कि ना, आप अध्यापक ने कोई भी लेसन याद करने को दिया उसको याद नहीं हुआ, फिर बताओ जो बच्चा शुरू से याद नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं उसकी जो उसका जो वीकनेस है वो आगे तक चलती रहती है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये प्रत्येक स्तर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक स्तर दूसरे को प्रभावी बनाता है, ठीक है बेटा। ये हमने समझ। आज हम इसका रिटन में लिखेंगे कि आखिर में ये स्तर कहता क्या है। तो इसको लिखते हैं, इनको हम साफ करते थे, इनके बारे में हमने जान लिया था, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको लिखते हैं हम, तीसरा है हमारा हंट का शिक्षण उपागम, ठीक है। आगे आप ब्रैकेट में बोध स्तर लिख सकते हो, मैंने पहले ही बता चुकी हूं आपको। तो लिखिए, यह शिक्षण की, यहीं से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। यह शिक्षण की विचारपूर्ण प्रक्रिया है। यह शिक्षण की विचारपूर्ण प्रक्रिया है। इस स्तर में स्मृति तथा इस स्तर में स्मृति तथा, यहां से लेते हैं, स्मृति तथा बोध, स्मृति तथा बोध दोनों स्तरों का, स्मृति तथा बोध दोनों स्तरों का शिक्षण आवश्यक होता है। अभी जो मैंने आपको बात बताई है कहीं न कहीं वो लागू हो रही है, यहाँ पे आवश्यक होता है। यानी कि पहले यदि बच्चे ने स्मृति स्तर को नहीं अपनाया, बोध स्तर को नहीं अपनाया, क्या डायरेक्ट चिंतन स्तर पर आ सकता है? नहीं। हर कार्य एक क्रम से होता है, एक सीढ़ी दर सीढ़ी होता है। पहले हम किसी भी सरल बात को हम जानते हैं तो हमारे इसमें भी शिक्षण के स्तरों में भी हमारे एक क्रम बना हुआ है कि पहले हमें किसी स्तर को अपनाना होता है, उसके बाद किसी स्तर को अपनाना होता है और उसके बाद हमें किस स्तर को अपनाना होता है। तो ये 3 स्तर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। 2 स्टेप के बाद हम कहाँ आते हैं? चिंतन स्तर पर आते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है?
स्मृति तथा बोध दोनों स्तरों का शिक्षण आवश्यक होता है या इसमें सम्मिलित होता है। इस तरह का शिक्षण आवश्यक भी लिख लो यहाँ पे, या सम्मिलित होता है, यानी कि दोनों शिक्षण हम पहले कर चुके होते हैं, दोनों स्तर को हम अपना चुके होते हैं, तभी हम कहाँ आते हैं, चिंतन स्तर पर आते हैं। ठीक है ना। अब जो मैंने इससे पहले जो आपको शिक्षण उपागम करवाया था, कौन सा था, बोध स्तर का शिक्षण उपागम, किसने दिया था, मॉरिसन ने दिया था। वो क्या था, स्मृति स्तर और चिंतन स्तर के क्या थी, बीच की अवस्था थी। ठीक है ना बेटा, बीच की अवस्था थी। तो ये कब है, अंतिम अवस्था है, यानी कि दोनों स्तर इसमें शामिल होते हैं। पहले हम दोनों स्तरों का अध्ययन करने के बाद ही इस स्तर पर आते हैं। उसके बाद आगे लिखो, इन दोनों स्तरों पर शिक्षण में जितनी सफलता, इन दोनों स्तरों पर शिक्षण में जितनी सफलता, देखो मैं पहले ही समझा देती हूँ, आपकी हर बात रिटन में बाद में आती है, आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ, जो भी मैं आपको वर्डिंग दे चुकी हूँ, पहले ही समझा चुकी हूँ, वो सारी यहाँ पर आ रही है। यानी कि इन दोनों ही स्तरों पर शिक्षण में जितनी सफलता मिलती है, यानी कि हम यदि हमारे ये शिक्षण सफल रहे, ये दोनों स्तरों पर हमारा शिक्षण सफल रहा है, तो हमारा चिंतन स्तर भी क्या होगा, सफल होगा। सफलता मिलती है, चिंतन स्तर का भी उतना ही, इन दोनों स्तरों पर शिक्षण में जितनी सफलता मिलती है उतना ही चिंतन स्तर सफल होता है। बिल्कुल सिंपल साधारण बात है, आसानी से समझा चुकी हूँ। जब हम पहले से किसी कार्य को जानते हैं अच्छी तरह से और उसी से संबंधित हम दूसरा कार्य सीखते हैं, तो हमको आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है। तो पूर्व ज्ञान हमारा हर जगह कार्य करता है। जब हमको पहले से ही किसी भी विषय वस्तु का अच्छी तरह से ज्ञान है, जब पहले से ही हमें इन दोनों स्तरों का अच्छी तरह से हम ज्ञान कर चुके हैं, अच्छी तरह से शिक्षण कार्य इन पर कर चुके हैं, हम सफलतापूर्वक भी, जब हम इस स्मृति स्तर पर थे, इस अवस्था प्राथमिक स्तर पर थे, तब हम आसानी से किसी विषय वस्तु को याद करते थे। जब हम बौद्ध स्तर पर आए, माध्यमिक स्तर में आए, याद भी करते थे और किसी वस्तु को हम अंडरस्टैंड भी करते थे। जब हमारी ये सारी प्रक्रियाएं अच्छी थी, सफल थी, तो हमारा नेचुरल है जो हमारा चिंतन स्तर का शिक्षण है वो भी सफल होगा। ठीक है बेटा। इस स्तर का शिक्षण, इस स्तर का शिक्षण समस्या केंद्रित होता है। समस्या केंद्रित होता है। ठीक है ना। देखो अभी मैंने क्या लिखा है वहां पर, इस स्तर का शिक्षण, कौन से स्तर का, चिंतन स्तर का, इस स्तर का शिक्षण समस्या केंद्रित होता है। अब आपके सामने जब तक कोई, अब समस्या से मतलब यहाँ पे है कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, टीचर ने कोई भी आपको प्रश्न दे दिया कि आपको इसका समाधान ढूंढना है, मैथ में कोई सवाल दे दिया, तो वो क्या है, आपकी समस्या है। उस समस्या पर आपको क्या करना है, चिंतन करना है, उसका समाधान ढूंढना है कि ये सवाल कैसे होगा, इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। ठीक है ना। तो कोई भी बिंदु आपको शिक्षक दे सकता है, उस पर उस समस्या का समाधान ढूंढना आपका कार्य होता है। तो आप क्या करोगे, उस पर चिंतन करोगे कि इस समस्या का, इस प्रश्न का ये उत्तर हो सकता है। ठीक है ना। समस्या केंद्रित होता है तथा छात्र के
मौलिक चिंतन को मान्यता दी जाती है। ठीक है, मौलिक चिंतन स्वयं का चिंतन। आगे बात समझ में? चिंतन कौन करता है? बालक करेगा। अध्यापक ने कोई भी समस्या तो उसको दे दी, कोई भी प्रश्न दे दिया, अब कार्य किसका है? बालक का है। बालक क्या करेगा? उस पर चिंतन करेगा। और तो जब बालक चिंतन करेगा तो बालक का चिंतन क्या कहलाएगा? मौलिक चिंतन कहलाएगा। मौलिक चिंतन स्वयं के विचार, उसके अपने विचार, उसमें और कोई शामिल नहीं होता है, उसको कहते हैं हम मौलिक चिंतन। अध्यापक ने तो दे दिया, प्रश्न दे दिया, कोई सवाल दे दिया, अब हल करना एक तरह से वो क्या है? तो यहाँ समस्या से आपको भ्रमित नहीं होना है, वही आपकी समस्या है, उसी समस्या का आपको क्या ढूंढना है? समाधान ढूंढना है। उसी प्रश्न का आपको क्या देना है? उत्तर देना है। तो ये होती है आपकी समस्या का समाधान। उसमें क्या करते हो आप? इसमें छात्र के मौलिक चिंतन को मान्यता दी जाती है। अध्यापक फ्री हो जाता है। उचित स्तर की बात है, बच्चे चिंतन करने में क्या होते हैं? सुपर होते हैं। इस उच्च स्तर पर ये कार्य कहाँ करता है? अब हमारा स्तर उच्च स्तर पर करता है, और उच्च स्तर पर बालक चिंतन पूर्ण होता है। ये कैसी है? यहाँ पे लिखा है हमने इस लाइन को कि शिक्षण की यह विचार पूर्ण प्रक्रिया है। इस अवस्था में बच्चा अधिक से अधिक विचार या अधिक से अधिक चिंतन कर सकता है, किसी भी समस्या का वो समाधान ढूंढ सकता है। इतनी उसमें परिपक्वता आ जाती है, उतना शिक्षण कर चुका होता है, अब उसमें इतनी परिपक्वता होती है कि वो उसका समाधान ढूंढ सकता है। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ तक की बात आपके क्लियर हो गई होगी। आगे हम लिखवाते हैं, इसमें आगे भी थोड़ा है, उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखिए, हंट ने चिंतन स्तर के शिक्षण में चिंतन स्तर के शिक्षण में निम्न उद्देश्यों का निर्धारण किया है। ठीक है बेटा, हमने पहले भी उद्देश्य लिखवा चुके हैं। तो इसमें हंट ने चिंतन स्तर के शिक्षण में निम्न उद्देश्यों का निर्धारण किया है। किन उद्देश्यों का निर्धारण किया है उनको हम 1 by 1 लिखेंगे। ठीक है, तो पहला लिखो, समस्या समाधान की क्षमताओं का क्या उद्देश्य निर्धारित होते हैं उसमें। ठीक है ना, इस स्तर से किस तरह से हमारे जो समस्या है, समस्या के समाधान की क्षमता हमें विकसित होती है। तो पहले लिखवा है, समस्या के समाधान की क्षमताओं का विकास। समस्या के समाधान की क्षमताओं का विकास करना। ठीक है, क्या उद्देश्य था यहाँ पर हंट का? इस स्तर को लाने का, इस शिक्षण उपागम को लाने का हंट का क्या उद्देश्य था बेटा? समस्या के समाधान की क्षमताओं का विकास करना, कि बालक को ऐसी कोई समस्या दी जाए, ऐसा कोई शिक्षण बिंदु दी जाए जिस पर वो अधिक से अधिक क्या कर सके? विचार कर सके, अपने मौलिक चिंतन का वो विकास कर सके, अपने विचार उस पर दे सके। तो क्या होगा? समस्या के समाधान
की क्षमताओं का क्या होगा, उसका विकास होगा, कि वो अधिक से अधिक जब वो ऐसा प्रयास करेगा, कोई शिक्षण बिंदु हम देंगे, एक बिंदु दिया हमने, उस पर उसने अपने विचार दिए, उस समस्या का समाधान खोजा, तो जब हम बार बार बच्चे को कोई समस्या देंगे और उसका समाधान खोजेगा तो क्या होगा, नेचुरल सी बात है कि समस्या के समाधान की क्षमताओं का क्या होगा, उसमें विकास होगा। कोई भी समस्या उसके सामने आ जाए वो उससे हारेगा नहीं, हर चुनौती का वो सामना कर सकता है, हर समस्या का वो समाधान निकाल सकता है। दूसरा लिखो, विद्यार्थियों में स्वतंत्र तथा मौलिक चिंतन करने की शक्ति का विकास करना। वही बात आ गई, ज्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, बार बार समझा चुकी हूं कि विद्यार्थियों में स्वतंत्र, जब विद्यार्थी के सामने हम कोई समस्या देंगे उस पर किसी का कोई दबाव नहीं होगा, कोई अपने विचार नहीं दे सकता, वो स्वतंत्र विचार दे सकता है, वो पूरी तरह से फ्री होता है, फ्रीडम उसको मिली होती है कि आप इस समस्या का समाधान स्वयं निकालेंगे, अपने विचार देंगे, क्या इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो क्या होता है, स्वतंत्र तथा मौलिक चिंतन करने की शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। जब बच्चा ऐसा करेगा तो उसमें स्वतंत्र तथा मौलिक चिंतन करने की शक्ति का क्या होगा, विकास होगा। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट लिखो, तीसरा उद्देश्य था उनका विद्यार्थियों में आलोचनात्मक एवं सृजनात्मक चिंतन का विकास करना। विकास मूल रूप से करना क्या है, हमको यहाँ पर चिंतन ही करना है। अब वो चिंतन कैसा, आलोचनात्मक भी हो सकता है और सृजनात्मक भी हो सकता है। इसको समझो, आपने किसी विषय वस्तु पर कोई भी शिक्षण बिंदु है, कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है, उस पर क्या दे दिए, अपने विचार दे दिए। तो नेचुरल सी बात है, कोई ना कोई, इतना बड़ा कैंपस होता है, इतना बड़ा समाज होता है, तो कोई ना कोई तो आपके विचारों को क्या करेगा, आलोचना करेगा। चाहे आपने, और ये नेचुरल प्रकृति है इंसान की कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अपवाद होते हैं, जो किसी के द्वारा करी गई चीज से खुश नहीं होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है बेटा, जब आपकी कोई आलोचना करेगा, ठीक है ना, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज को समझने लग जाओगे कि कोई चाहे कितने ही अच्छे विचार दे इंसान, लेकिन आलोचक पैदा हो ही जाते हैं। तो आपको उस कंडीशन का सामना करने की शक्ति आ जाती है। आप अपने आप को उसके मजबूत बना लेते हो, परिपक्व बना लेते हो कि कहीं ना कहीं मैंने जो कार्य किया है सही है, अगर कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब कई बार आपने अच्छा कार्य किया तब भी आलोचना करेंगे लोग, कई बार आपने गलत किया है तब भी आपकी आलोचना करेंगे। तो आप उससे भ्रमित नहीं होते हो, कहीं ना कहीं अपने आप को उसमें परिपक्व बना लेते हो, अपने आप को अंडरस्टैंड कर लेते हो, समझ जाते हो कि मैंने वास्तव में कहीं गलती करी है, तो आप उसको स्वीकार करते हो। आपने गलती नहीं करी है, कोई ऐसे ही आपकी आलोचना कर रहा है, तो आप उस बात को भी स्वीकार कर लेते हो। तो आप में क्या आती है, आलोचनात्मक एवं सृजनात्मक चिंतन करने की क्षमता विकसित हो जाती है। सृजनात्मक अच्छे से अच्छा चिंतन,
आप, हो सकता है आपने कभी गलत दिया हो, आपकी कोई किसी ने आलोचना करी, तो आप उस पर और अच्छे विचार ला सकते हो, एक अलग हटके जो किसी ने दिया ही ना हो, वो होती है क्रिएटिविटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सृजनात्मकता को क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी। एक अलग ही विचार, एक अलग ही देना, कोई जो मतलब एक अलग ही चिंतन विचार देना, एक अलग ही उसका सॉल्यूशन निकालना, क्या कहलाता है? सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे बताती हूँ, मान लिया हमने रंगोली का कंपटीशन करवाया, ठीक है, अपने कैंपस में किसका कंपटीशन करवाया? रंगोली का करवाया। अब उसमें से हमने 5 का पार्टिसिपेट किया, 5 बच्चों का। उसमें से एक बच्चे ने बहुत ही डिफरेंस, बहुत ही अच्छी भिन्न क्या बनाई? रंगोली बनाई। तो उसमें क्या थी? क्रिएटिविटी अधिक थी। उसने बहुत अच्छी रंगोली बनाई, सबसे हट के उसमें कंटेंट डाले, उसमें ऐसी सामग्रियों का प्रयोग किया कि सब लोग देखकर चकित रह गए। तो सबसे अलग कार्य करना, सबसे अच्छा विचार देना, सबसे अच्छा हटके कार्य करना क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। तो इस चिंतन का भी विकास आप में होता है। किसके माध्यम से? हंट का जो यह जो क्या बोलते हैं, चिंतन स्तर का, जो हमारा चिंतन स्तर है, इससे हमारे इनका आलोचनात्मक व सृजनात्मक चिंतन का विकास होता है। ये उपागम दिया किसने था? हंट ने दिया। हंट के शिक्षण उपागम से हमारे अंदर या विद्यार्थियों के अंतर्गत इन सारी बातों का क्या होता है? विकास होता है। ये है शिक्षण के उपागम। के शिक्षण को हम हमारे अंदर ज्ञान को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उनके लिए क्या दिया था? हंट ने शिक्षण का उपागम दिया था। कौन सा? चिंतन स्तर का उपागम। अब यहाँ हमने ये लिख दिया, हम कई जगह उसको क्या लिखते हैं बेटा? कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे बड़ी बात ये। हम इसको सीधा क्या लिख सकते हैं? सॉरी, इसको हम सीधा क्या लिख सकते हैं? चिंतन स्तर लिख सकते हैं। ठीक है, हैं? इसको हम चिंतन स्तर का क्या लिख सकते हैं? उपागम भी लिख सकते हैं। ठीक है, चिंतन स्तर का उपागम भी लिख सकते हैं इसको, और हंट का शिक्षण उपागम भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसको देने वाले कौन थे? हंट थे। ठीक है बेटा, ये यहां तक की हमारी बात हो गई। अब हम कहने का ये भी हमने जान लिया कि जो हमारे शिक्षण उपागम, सॉरी, तीनों जो स्तर हैं एक दूसरे पर क्या है बेटा? निर्भर हैं, आश्रित हैं। एक स्तर ही दूसरे स्तर को क्या बनाता है? प्रभावी बनाता है। इसलिए हम किसी भी स्तर को छोड़ नहीं सकते हैं। तीनों ही स्तरों पर हमारा शिक्षण कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तभी हम हमारे शिक्षण कार्य को प्रभावी बना सकते हैं। ठीक है ना। अब ये हमारा हो गया बेटा आज के हमने तीनों, कल हमने 2 शिक्षण उपागम पढ़ लिए थे, आज हमने ये पढ़ लिया, डिटेल से पढ़ा है, समझा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आसानी से, बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। मेरा आपसे यही निवेदन है कि कंटिन्यू जो भी क्लास आपकी ली जा रही है उनको आप घर बैठे आराम से, आप फ्री हो, आपको ना कॉलेज आना ना स्कूल आना है, पूरा टाइम आपको मिलता है, तो अपने जो भी आपकी क्लास चल रही है उनका फॉलो करें, अध्ययन करें और अपने नोट्स बनाएं। और घर पे आप अपने सुरक्षित रहें। घर से बाहर तभी निकलें जब आपको बहुत आवश्यकता हो। घर में हो तो सेफ हो, बाहर जाके क्या हो सकता है कुछ नहीं कह सकते। ठीक है ना। तो घर में जितने रहोगे उतने आप बेटा सेफ रहोगे, इसलिए अपने आप को सेफ रखना है। ठीक है। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट हम कल की क्लास में करेंगे।